हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से तब्बू के फ़ादर के बारे में काफ़ी दोबारा से चर्चा शुरू हुई है मीडिया वगैरह पे कि इनके फ़ादर एक पाकिस्तानी हीरो थे, पाकिस्तानी एक्टर थे। इस पे ऑलरेडी भी काफ़ी वीडियोस मौजूद हैं एंड जिसमें कुछ हल्की-फुल्की इन्फॉर्मेशन भी दी गई है। मैं आज आपको इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन दूँगा कि ये कहानी कहाँ से उठी, वो कौन थे, कहाँ से आए। मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये अली सुफ़ियान आफ़ाक़ी एक बहुत मशहूर जर्नलिस्ट थे, फ़िल्म जर्नलिस्ट थे 60-70s के दौर से, बल्कि उससे भी पहले से चले आ रहे थे। उनकी एक बहुत मशहूर किताब है जो 3 जिल्दों में शाया हुई थी, फ़िल्मी अलिफ़ लैला। फ़िल्मी अलिफ़ लैला के एक जो है पार्ट के अंदर उन्होंने इस चीज़ को डिटेल में बताया है कि तब्बू के फ़ादर कौन थे। इनफैक्ट वो एक जर्नलिस्ट के साथ-साथ फ़िल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर भी थे, उन्होंने 2 फ़िल्में भी बनाई और वही थे जिन्होंने तब्बू के फ़ादर को ब्रेक दिया था। वो एक फ़िल्म बनाने जा रहे थे सज़ा। उसमें उन्होंने जो है नदीम साहब, नदीम भी एक बहुत मशहूर पाकिस्तानी हीरो जो रहे हैं, उनको साइन किया था, लेकिन नदीम साहब ने कुछ इख्तिलाफ़ात की बिना पे वो फ़िल्म करने से मना कर दिया था। तो अली सुफ़ियान आफ़ाक़ी साहब ने उस फ़िल्म में नदीम साहब की जगह तब्बू के फ़ादर को कास्ट किया था, जिनका नाम था जमाल, और बाद में फ़िल्मी नाम उनको चेंज करके दे दिया गया था जमील। आज मैं आपको उनकी किताब से ही पढ़ के वो सारी कहानी सुनाऊँगा कि जमाल कौन थे, जमील कैसे बने और उसके बाद उनका क्या हुआ। तो मैं वहाँ से शुरू करता हूँ जहाँ से इन्होंने सुफ़ियान आफ़ाक़ी साहब ने ये बताया है कि एक और प्रोड्यूसर नसीमुस सकलैन साहब, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था इनको जमाल से। मैं यहीं से आपको इनकी किताब से ही पढ़ के सुना रहा हूँ। एक दिन हमारे पास नसीमुस सकलैन साहब का फ़ोन आया। हमारे से मुराद ये अपने आप को इसमें हम कह रहे हैं अली सुफ़ियान आफ़ाक़ी। उन्होंने पूछा, आप आ रहे हैं? हमने हैरान होकर कहा, खैर तो है, आज आपको सवाल करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? बोले, आपके लिए एक नया हीरो तलाश किया है, बस 1 घंटे बाद आ जाइएगा। 12 बजे के करीब हम उनके दफ्तर पहुँचे। चंद लम्हे बाद एक दुबला पतला दराज क़द नौजवान कमरे में दाखिल हुआ। सुर्ख सफ़ेद रंगत, ब्राउन बाल, ब्राउन आँखें, कोट पतलून में बहुत अच्छा खासा लग रहा था। और ख़ास बात ये थी कि उसका चेहरा तो सुर्ख सफ़ेद था ही, उसके होंठ भी इतने सुर्ख थे जैसे लिपस्टिक लगा रखी हो। इनसे मिलिए आफ़ाक़ी साहब, नसीम साहब ने हमारा तारुफ़ कराया। और ये जमाल हैं, बम्बई से आए हैं, जो अब मुंबई कहलाता है। ऑडियंस सिनेमा वाले अख्तर खान साहब के भांजे। हमने कहा, नसीम साहब, हमें अब किसी ऑडिशन की या टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, लड़का हमें हमारी फ़िल्म के किरदार के लिए बिल्कुल मुनासिब लग रहा है। हमने उसी वक्त जमाल को सज़ा फ़िल्म का हीरो बनाने का फ़ैसला किया, लेकिन उन्होंने अपने असली नाम के बजाय जमील के नाम से फ़िल्म में काम किया। हमने नसीम साहब से कहा, नसीम साहब, आप हमारा कॉन्ट्रैक्ट टाइप करा दीजिए, हमारी फ़िल्म में जमाल का नाम जमील होगा। जमील से हमने 3 फ़िल्मों के लिए मुआहिदा किया था। मुआहिदे में ये शर्त नुमाया थी कि जब तक सज़ा फ़िल्म रिलीज़ ना होगी, वो कोई दूसरी फ़िल्म साइन नहीं करेंगे और इसके बाद भी हमारी इजाज़त के बगैर किसी और फ़िल्म में काम भी नहीं करेंगे। ये वही जमील या जमाल हैं जो बाद में बम्बई चले गए थे और बम्बई की मशहूर फ़िल्मी हीरोइनों फ़राह और तब्बू के वालिद हैं। उनकी एक बेटी फ़राह ने बम्बई की फ़िल्मियों में धूम मचाई। आजकल उनकी छोटी बेटी तब्बू ने भी अदाकारी शुरू कर दी है। ये किताब और ये जो सारा चैप्टर लिखा गया है, ये अर्ली 90s का लिखा हुआ है। उस वक्त तब्बू नई आई थी फ़िल्मों में और फ़राह ऑलरेडी एक हिट एक्ट्रेस के तौर पे नाम बना चुकी थी। इनफैक्ट फ़िल्म इंडस्ट्री छोड़ने भी वाली थी। मगर उनके वालिद जमाल या जमील फ़िल्मी दुनिया और बीवी बच्चों दोनों को छोड़ चुके हैं। जब जमील फ़िल्म सज़ा में काम करने के लिए आए थे तो वो शादीशुदा थे, और शादी भी आम शादी नहीं बल्कि लव मैरिज, जो दोनों मियाँ बीवी ने अपने अपने ख़ानदानों की मुखालफत के बावजूद कर ली थी। जमील एक खूबरू और खुशअक़ल इंसान थे। वो ईरानी नस्ल के थे। उनके आबाओ-अजदाद ईरान से आकर रियासत हैदराबाद दक्कन में आबाद हो गए थे। बाद में वो बम्बई और पूना चले गए, जहाँ फ़िल्मी मराकज़ हैं। अदाकारी का शौक़ उन्हें इब्तदाई उम्र से ही था, मगर भारतीय फ़िल्मी दुनिया में उन्हें कामयाबी नहीं मिली, तो उन्होंने पूना में एक रेस्टोरेंट कायम कर लिया। अपनी बीवी रिज़वाना से उनकी मुलाकात पूना में ही हुई थी, और रिज़वाना का ख़ानदान हैदराबाद दक्कन में रिहाइश पज़ीर था, जिनमें से बेशतर लोग तक़सीम हिंद के बाद पाकिस्तान आ गए थे। जमील फ़िल्म सज़ा के हीरो क्या बने, उन्हें शूटिंग का आगाज़ होने से पहले ही पब्लिसिटी मिलना शुरू हो गई। उनके बारे में मज़ामीन, इंटरव्यूज़, तबसरे और उनके खूबसूरत तस्वीर और पोस्टर मुख्तलिफ़ अखबार व जराइद और मैगज़ीन्स में नज़र आने लगी। फिर भी हमने जमील को उनकी पहली फ़िल्म की शूटिंग का आगाज़ होने से पहले ही हीरो बना दिया, और सारे मुल्क में लोग उनको जानने लगे, और मुख्तलिफ़ मैगज़ीन्स के टाइटल पर उनकी जहाज़ी साइज़ की रंगीन तस्वीरें भी शाया होने लगी और हर तरफ उनका चर्चा हो गया। अभी वो लाहौर में अकेले ही थे कि उनकी बेगम और बच्ची लाहौर नहीं पहुँचे थे। चंद रोज़ वो मॉडल टाउन में हमारे घर रहे, और फिर जब उनकी बेगम रिज़वाना और बच्ची फ़राह आए तो हमने नज़दीक ही उन्हें कोठी का एक हिस्सा किराए पर ले दिया। उनकी बीवी रिज़वाना का हमारे घर में आना जाना शुरू हो गया। हमारे घर वालों के अलावा दूसरे रिश्तेदारों से भी इनका मेल जोल हो गया। रिज़वाना फ़राह और तब्बू की वालदा का नाम। रिज़वाना एक खुशशक्ल, खुश अतवार और खुशगुफ्तार खातून थी। उन्होंने बहुत जल्द सबके दिल मोह लिए, मगर उनसे ज़्यादा मकबूलियत उनकी मासूम और खूबसूरत बच्ची फ़राह के हिस्से में आई। उसकी प्यारी सूरत, भूरी वाली बातें, शरारतें सभी को लुभाती थीं। वो शरीर तो थी, लेकिन बहुत तमीज़दार बच्ची थी।
ज़िद्दी भी नहीं थी, लेकिन ये बात सबने नोट की कि वो अपने बाप के सामने बहुत सहमी सहमी सी रहती थी। उसका सबब भी बहुत जल्द मालूम हो गया। जमील को बहुत गुस्सा आता था। घर से बाहर तो हमने कभी जमील को गुस्से में नहीं देखा और ना ही हमारे या किसी और के सामने कभी जमील ने गुस्से का इजहार किया, मगर हमारे घर वालों ने बताया कि घर के अंदर जमील का एक दूसरा रुख नज़र आता है। उसे अपनी बीवी से बहुत प्यार था लव मैरिज की वजह से, लेकिन उसके बावजूद उनके घरेलू झगड़े मामूल की बात थी। रिजवाना भी तेज़ मिजाज की थी और बर्दाश्त और तहम्मुल उनमें बहुत कम था। यही वजह है कि ज़रा सी बात पर दोनों झगड़ पड़ते थे और नौबत मारपीट तक पहुंच जाती। हमारी बहनें भांजियाँ दूसरी ख़वातीन भी बड़ी हैरानी से तस्करा करती थी कि इनके घर मारपीट होती है। एक यहाँ तक कि जिनके घर में जमील एक हिस्से में किराएदार थे, एक दिन वो भी बेहद परेशान हमारे पास आए और कहने लगे, अगर आप घर पर हैं तो मिलने के लिए आऊँ। उनकी शक्ल देखकर हम परेशान हो गए। बोले, आफाक़ साहब, अब बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, आपसे दरख्वास्त करने आया हूँ कि मैं आपके मेहमान को किराएदार नहीं रख सकता, आप उनका कोई और बंदोबस्त कर दें। क्या बात हुई है, हमने पूछा। वो एकदम फट पड़े, आफाक़ साहब, वो तो अजीब व गरीब इंसान है, बल्कि मेरे ख्याल में तो वो इंसान ही नहीं है। अब क्या आप यकीन करेंगे, अपनी बीवी पर हाथ उठाता है और तो और अपनी मासूम सी फूल सी बच्ची को भी ज़ोदोकोप करता है। कहने लगे, मुझसे तो ये बर्दाश्त नहीं होता, आप उनको कहीं और शिफ्ट कर दें, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार होऊंगा। बड़ी मुश्किल से कुछ देर बाद वो पुरसुकून हुए, मगर जाते वक्त याद दहानी करा गए कि देखिए, उनके लिए आप कोई और घर ले लीजिए। हमने दूसरे दिन जमील से बात करना ज़रूरी समझा और कहा कि क्या तुम्हारे घर में बीवी से झगड़ा हुआ है। पहले तो वो मुस्कुराता रहा, लेकिन फिर इतना तस्लीम किया कि हाँ, कभी कभी रिजवाना से तकरार हो जाती है और बाज़ औक़ात नौबत हाथापाई तक भी पहुंच जाती है। और इसी तरह बच्ची को मारपीट करने का भी एतराफ़ उन्होंने कर लिया। हमने उन्हें समझाया कि तुम्हारा ज़ाती मामला है, हमें इसमें दखल देने का हक़ तो नहीं है, लेकिन इतना मशवरा ज़रूर देंगे कि तुम जिस मकान में रहते हो उसके मालिक मकान को तुम्हारा तर्ज़ अमल पसंद नहीं। अगर तुमने रविश ना बदली तो तुम्हें कोई दूसरा घर ढूंढना पड़ेगा। जमील ने सादतमंदी से हमारी बातें सुनी और शर्मिंदगी का इज़हार करते हुए यकीन दिलाया कि वो इन मशवरों पर अमल करेगा, लेकिन उसके कुछ दिन बाद वो किसी और दूसरे घर में मुंतकिल हो गया। सज़ा की तकमील के बाद जमील ने बहुत थोड़ा अर्सा लाहौर में गुजारा और फिर वापस इंडिया चला गया। रिजवाना पहले ही एक बार नाराज़ होकर बच्ची समेत इंडिया जा चुकी थी और वापस भी आ गई थी। उसके बाद उन लोगों ने लाहौर को खैराबाद कह दिया और दोबारा बम्बई का रुख किया। पाकिस्तान से रुखसत होने के बाद हमारा जमील से कोई रब्ता नहीं रहा। काफ़ी अर्सा गुजर गया। हमें बम्बई से आने वाले एक दोस्त ने बताया कि तुम्हारे हीरो की बेटी फ़रा फिल्मों में हीरोइन बन रही है। बम्बई वापस जाने के बाद जमील की घरेलू झगड़ों ने ज़ोर पकड़ लिया, यहाँ तक कि दोनों में अलहदगी हो गई। अब इसमें कसूर किसका था? गालबन दोनों का। जमील और रिजवाना दोनों ही अपने मिजाज और गुस्से के आगे बेबस थे। आए दिन के झगड़ों ने रिजवाना को बागी कर दिया। जमील बम्बई में कोई काम हासिल ना कर सके और जाहिर है कि नाखुशगवार हालात और नाकामियों ने उनके गुस्सीले मिजाज को मज़ीद भड़का दिया। रिजवाना की ख्वाहिश थी कि उसकी बेटी हीरोइन बने। वो तालीम याफ्ता और ज़हीन थी और मुलाजमत करके किसी और तरीके से भी बच्चियों का पेट पाल सकती थी, मगर फिल्मी दुनिया के ग्लैमर ने उनकी आंखों में चकाचौंध पैदा कर दी। फिल्मी लोगों से मेलजोल और फिल्मी हलकों के आमदरफ्त ने इस पर सोने पे सुहागे का काम किया और जमील से ताल्लुकात की कशीदगी ने हालात को और ख़राब कर दिया। उसके बाद उन्होंने खुद अपने पैरों पर खड़ा होने का फ़ैसला किया। लड़कियां भी बड़ी हो गई थीं। फ़रा को बचपन ही से जमील ने ज़रूरत से ज़्यादा दबाया था, इसलिए वो बड़ी हुई तो उसके मिजाज में माँ और बाप से विरसे में मिली हुई ज़िद और बगावत भी जवान हो गई। बचपन की ज़्यादतियों के रद्द-ए-अमल ने इतनी शिद्दत से अपना असर दिखाया कि फ़रा जैसी नर्म और नाज़ुक खूबसूरत लड़की बिल्कुल ही बागी हो गई। उसके बारे में बम्बई की फिल्मी दुनिया में मशहूर हो गया था कि वह हद दर्जे बेपाक, तुंदखू, मुँहफट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, आज़ादी पसंद है। किसी की नहीं सुनती, मर्दों से बिल्कुल नहीं डरती, खुलेआम गुफ्तगू करती है कि लोग मर्द भी शर्मा जाएँ, गंदी गंदी गालियाँ भी देती है, सिगरेट नौशी करती है, शराब नौशी करती है। इस नाखुशगवार घरेलू माहौल ने फ़रा की शख्सियत को मस्क करके रख दिया। जमील के पास उनसे क़ता ताल्लुक़ के सिवा और कोई चारा नहीं था। उसने बोरिया बिस्तर समेटा और बम्बई से ट्रेन में बैठकर हैदराबाद दक्कन पहुंच गया। उसने अपनी बीवी और बेटे से हर किस्म का ताल्लुक़ और राब्ता ख़त्म कर लिया। फ़रा ने बम्बई की दुनिया में ऐसे गुल खिलाए कि वहाँ फिल्मी दुनिया में बदनाम हो गई। फ़रा ने अपनी मर्ज़ी से दोस्तियाँ कायम की और अपनी खुशी से उनसे ब्रेकअप भी कर लिए। फ़रा ने इसके बाद शादी कर ली और शादी के बाद अपने शौहर का घर आबाद किया। रिजवाना ने कुछ अरसे तो इंतज़ार किया, मगर फिर उसकी वापसी से नाउम्मीद होकर अपनी छोटी बेटी तब्बो को भी फिल्मी दुनिया में ले गई। जमील ने हैदराबाद दक्कन पहुंचकर रोज़गार के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन कोई माकूल ज़रिया माश या नौकरी दस्तयाब नहीं हुई। आखिरकार उन्होंने हैदराबाद के एक छोटे से इलाके में एक तंदूर नुमा रेस्टोरेंट बना लिया। एक घरेलू औरत से शादी की और गुमनामी की ज़िंदगी गुजारने लगे। चंद साल कबल फ़रा को अपने बाप की याद आई तो उसकी तलाश में हैदराबाद पहुँच गई। पता मालूम करके वो जमील के रेस्टोरेंट में पहुँची तो बाप का बदला हुआ हुलिया देखकर हैरान रह गई, और ये कि उसने एक नया घर और नया ख़ानदान बना लिया है। सादा सी घरेलू बीवी और छोटे बच्चों के साथ वो सब्र शुक्र के साथ रह रहा था। फ़रा ने उसे फाइनेंशियल असिस्टेंस की पेशकश भी की, माली इमदाद की, जिसे जमील ने ठुकरा दिया। यहाँ तक
अली सुफ़ियान आफ़ाक़ी साहब के पास मालूमात है। कुछ अर्सा पहले सुना था कि तब्बो से उनके वालिद साहब ने रब्ता करने की कोशिश की थी जमील ने, लेकिन तब्बो ने शायद कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं दिया। सुना ये है कि वालिद का इंतकाल हो चुका है। तो दोस्तों ये थी जमील या जमाल, जिस नाम से अभी पुकारे पाकिस्तानी हीरो, जो तब्बो और फ़राह के वालिद थे, उनकी कहानी, जितनी कहानी अवेलेबल थी। इस मामले में तब्बो बहुत ज़्यादा रिज़र्व रहती हैं, ना अपनी बहन के बारे में बात करती हैं जो कि बिल्कुल गुमनामी की ज़िंदगी में चली गई, ना वालिद के बारे में, और फैमिली के बारे में भी ज़्यादा बात नहीं करती। तो अगले वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।